जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो इससे पहले हम प्रश्न संख्या 1 से 50 तक किए थे, तो इस वीडियो में हम संख्या 51 से लेकर 100 के करेंगे। आइए तो हम वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कि ये दूसरे वीडियो के सीरीज में आज का जो ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, भौतिक विज्ञान से होने वाला है। और ये लुसेंट बुक का भौतिक विज्ञान का वस्तु। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। नौ द्रव्यमान और नौ ही भार बदलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि चंद्रमा पर जो जी का मान होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। तो इस बदलाव के कारण इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान समान रहेगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो प्रश्न का सही है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ये आप लोगों ने भी अनुभव करके देखा होगा। प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/6। लोलक की कालावधि क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, यानी लोलक की अवधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसे पोइसो अनुपात कहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किस कारण से होती है? तो ये सतही तनाव के कारण से होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तेल की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है, किसके कारण? तो इसमें से सही हो जाएगा केशिका क्रिया के कारण तेल बत्ती में ऊपर चढ़ता है। सायनता की इकाई क्या है? सायनता की इकाई दोस्तों पवाइज होती है। सायनता की इकाई पवाइज होती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक जो है दोस्तों वो है आर्किमिडीज।
महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, यानी आर्किमिडीज जो है किस देश से संबंधित थे? ये ग्रीस के थे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों सही जवाब है अनुदैर्घ्य। ध्वनि देखिए याद इस तरह से रख सकते हैं, ध्वनि ध्वनि ध्व से है तो धैर्य अनुदैर्घ्य, और अनुप्रस्थ प्रस्थ पौ से प्रकाश होता है तो अनुप्रस्थ जो है प्रकाश तरंग हो जाएगा। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्न तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? सही जवाब है पराश्रव तरंग का प्रयोग करके वो देखते हैं, क्योंकि जैसा कि पता है दोस्तों आपको, चमगादड़ के पास आंख नहीं होता है, वो सेंस करके अपने रास्तों का पता लगाते हैं। पराश्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, पराश्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ज तक होती है। 20,000 से अधिक ध्वनियों वालों को, ये आवृत्ति वाले ध्वनियों को पराश्रव तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लंबवत होती है। श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव तरंगों में, श्रव का मतलब होता है दोस्तों सुनने योग्य, यानी जो हम लोग सुन सकते हैं, तो वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। दाब बढ़ाने से ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों देखिए इस पर कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि 332 मीटर पर सेकंड का 332 मीटर पर सेकंड ही रह जाएंगे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होगा दोस्तों? वायु में, निर्वात में, जल में या फिर इस्पात में। तो आप सभी जानते हैं कि ध्वनि जो है ज्यादातर स्पीड इस्पात में लगता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर लगभग पूछा गया है, इसलिए लगभग का आंसर देने के लिए आपको दोस्तों 330 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको होता है एग्जैक्ट कितना है तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन लगभग में पूछा गया है तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? 100 डेसिबल का शोर निम्न में से किसके संगत होगा? तो सही जवाब हो जाएगा किसी मशीन की दुकान के आगे वाला शोरगुल। ये IAS 2025-2000 में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, यानी कहाँ पर के कंडीशन के बराबर होगा? किसी मशीन की दुकान के सामने वाला शोरगुल। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। देखिए आवाज में जो अंतर होता है वो किस चीज के कारण होता है वो पूछा गया है इस प्रश्न में। केवल ध्वनि गुणता के कारण, ध्वनि गुणता। एक जेट इंजन 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 664 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए दोस्तों जैसा कि गति चाल बराबर होता है, दूरी चाल, ये चाल बराबर वेग गुना मैक संख्या। तो मैक संख्या 2 है तो 2 को 332 से गुना कर दिए तो 664 मीटर पर सेकेंड हो गया। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो किसके कारण? परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग किस
काम के लिए किया जाता है। तो संचालकों के द्वारा इसको नदी में जो है पानी के अंदर पता लगाने के लिए कि कहीं पर कोई गड्ढा के बारे में तो नहीं, पहाड़ पत्थर ये सब के बारे में लगाया जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इस चीज को हम लोग कहते हैं डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये ऐसा जो होता है दोस्तों डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? केल्विन मान से मानव का सामान्य तापक्रम क्या है? तो ये है दोस्तों 310 केल्विन, इसमें डिग्री नहीं लगता है। किस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापीय दोनों समान होता है? तो ये जो है दोस्तों ये -40 डिग्री पर होता है। न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूनतम संभव ताप जो है दोस्तों वो -273 डिग्री सेल्सियस है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो आपको यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट में बताना है, तो इसका होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है दोस्तों वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि ऑप्शन बी सही है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संवहन। निम्न द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पारा। समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें उसको दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? तो इसलिए होता है क्योंकि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, संपुटित वायु जो होता है वो गर्म हो जाती है और उसे ज्यादा गर्म रखने में मदद करती है। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि ग्रीष्म काल में जो होता है दोस्तों सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, यानी वो लेता कम है, ताप को आगे आपको रिफ्लेक्ट करके निकाल देता है। न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है, न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है, न्यूनतम तापमान का क्या प्रयोग हो सकता है वो पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पन की दर जो है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, उपयुक्त क्या कारण है? तो इसका जो कारण होता है दोस्तों वो होता है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर जो है दोस्तों वो
100 डिग्री से अधिक पर, 100 डिग्री से कम पर, इनमें से कोई नहीं, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो सही जवाब होता है दोस्तों 100 डिग्री से कम सेल्सियस पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। भाप के साथ भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि इसका जो सही जवाब है, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊष्मा संरक्षण का अवधारणा की पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है दोस्तों वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न टॉपिक कंप्लीट होता है। और देखिए ये वाला प्रश्न आपके लिए है कि आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर बताया गया है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या सहसा गिर जाती है? तो एसएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।